नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह है फिनलैंड के बारे में। बहुत सारे लोग फिनलैंड तो जा रहे हैं, बट कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे वहाँ पे रूल चेंज का होना या फिर कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि जब रूल चेंज हो गए तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। देखो, रूल जो है हर कंट्रीज़ में चेंज होते हैं। कई कंट्री में 2 महीने बाद चेंज होते हैं, कहीं 6 महीने बाद, कहीं साल बाद चेंज होते हैं। यूके एक ऐसी कंट्री जहाँ हर 2 महीने बाद या हर 2 दिन के बाद रूल चेंज होते हैं, फिर भी लोग यूके जाते हैं। यूएस में भी हर साल या 6 महीने बाद रूल चेंज होते रहते हैं, फिर भी लोग यूएस में जाना अप्लाई करते हैं। अगर कनाडा में देखें तो कनाडा में भी बहुत सारे रूल चेंज होते हैं, फिर भी लोग जाते रहते हैं। जिन्होंने देखो जिस कंट्री में जाना उनको जाने का कोई रोक नहीं सकता है। जिन्होंने नहीं जाना वो लाख बहाने करते हैं हमने नहीं जाना है। तो देखा जाए तो कनाडा जाने के लिए भीड़ बनी रहती है, यूएसए जाने के लिए भीड़ बनी रहती है, यूके जाने के लिए भीड़ बनी रहती है। चाहे जैसे मर्जी रूल आ जाए, लोग फिर भी जाते रहेंगे। तो फिनलैंड भी एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों ने जाना वो जाके ही रहेंगे। हाँ, कुछ रूल चेंजेस होने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अभी तो ये सारे रूमर्स हैं, अभी कोई पत्थर की लकीर नहीं कि ये होगा ही होगा। अभी जो चीज़ें निकल के आई हैं तो शायद इसमें से कुछ आपको चेंजेस हो सकती हैं। तो पहला चेंजेस क्या है, आपकी जो सैलरी है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अभी पहले जो सैलरी थी 1300 यूरो आपकी पर मंथ सैलरी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे आप टीआरसी कार्ड अगेन ले सकते हैं। अब क्या कर दिया उन्होंने, आपकी 1600 यूरो होनी चाहिए तभी आप अगले साल टीआरसी ले सकते हैं। तो 1600 यूरो मिनिमम आपकी होनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो वेल एंड गुड है। तो नवे रूल में ये चीज़ आने वाली है, आपकी सैलरी कम से कम 1600 यूरो होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमको जॉब नहीं मिलती, अगर हम 3 मंथ वहाँ पे हम फ्री बैठते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहते 3 मंथ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होता है या तो लोग वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं, जैसे पुर्तगाल चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, या कंट्री चेंज कर देते हैं, या फिर आपको इलीगली तरीके पे आपको इंडिया वापस आना होता है। उस केस में क्या था, अगर आप 3 महीना वहाँ पे काम नहीं करते हैं तो आपको कंट्री छोड़नी होती है। तो लोगों को लिए पास बैकअप जरूर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिनलैंड जाते हैं नाम के लिए, वहाँ से कंट्री पहले दिन ही मूव कर जाते हैं। कई लोग परमानेंट रहना पसंद करते हैं, कई लोग वहाँ पे गवर्नमेंट चीज़ों की फैसिलिटी जो वहाँ पे मिलती है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसलिए भी फिनलैंड जाते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी लोग फिनलैंड जाते हैं वहाँ से कंट्री मूव करने के लिए जाते हैं। तो देखा जाए तो उन लोगों को लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ फिनलैंड में एंट्री करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से कंट्री मूव करना चाहते हैं, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। 3 मंथ आप काम करें चाहे ना करें, आपको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट फ़र्क उनको पड़ेगा जो वहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। आपको वहाँ पे जॉब्स वहाँ पे करनी पड़ेगी, 3 मंथ आप वहाँ पे फ्री नहीं बैठ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको मैं एक टिप्स देने जा रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आपने हमेशा ध्यान रखना, दो चीज़ें आपने करनी है, एक फुल टाइम जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब। बाई चांस आपकी एक जॉब चली जाती है तो आपके पास बैकअप पे एक जॉब रहती है। बाई चांस आपकी फुल टाइम जॉब चली जाती है तो बैकअप पे आपके पास पार्ट टाइम जॉब रहती है। तो इससे ये क्या होता है कि आप कभी वहाँ पे वेले नहीं रह पाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि आप फ्री नहीं रह पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा वहाँ पे बिजी रहेंगे, तो आपको कोई भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट घोषित नहीं कर सकता है या फिर आपको फ्री नहीं बोल सकता है। तो आप बिजी रहेंगे, तब उसके ज़रिए आप वहाँ पे आप वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाते रह सकते हैं। तो तीसरी बात यह है कि सिटीजनशिप लेने के लिए, सिटीजनशिप से पहले होता है पीआर। पीआर लेने के लिए वहाँ पे 4.5 साल इंतजार करना पड़ता था, तब जाके पीआर मिलती थी। अब इन्होंने इस रूल में एक चीज़ और ऐड कर दी है, वो वहाँ पे आपका लैंग्वेज होना चाहिए। तो फिनलैंड की जो लोकल लैंग्वेज है वो है फिनिश लैंग्वेज। अगर आप फिनिश लैंग्वेज B2 लेवल कर लेते हैं तो आपको पीआर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो पीआर के बाद कम से कम आपको 8 साल वेट करना पड़ता है, कम से कम 6 साल, ज़्यादा 9 साल, एवरेज लेके चले 8 साल के अंदर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। क्योंकि सिटीजनशिप में क्या होता है, उसमें बहुत सारा प्रोसेस टाइम होता है, बहुत सारी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर वहाँ आपको सिटीजनशिप मिलनी पड़ती है। सिटीजनशिप में आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना, आपका यहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप ड्रिंक करके आप कार नहीं चला सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वहाँ पे जाते हैं लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, अपनी बदमाशी दिखाने की कोशिश करते हैं, हम इंडियंस हैं हम ये कर लेंगे वो। अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं आपने इन चीज़ों से दूर रहना, जितना हो सके आपने क्रिमिनल वाली चीज़ों से आपने दूर रहना है। वहाँ पे कुछ भी हो जाए आपने इन चीज़ों के इंटरफेयर नहीं करना है। तो देखा जाए तो फिनलैंड में बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जिस स्टडी के लिए आप जा रहे हैं उस स्टडी को आपने कंप्लीट हमेशा करना है। आप स्टडी को कंप्लीट करेंगे तभी आप पीआर ले पाएंगे। बैचलर के लिए जा रहे हैं तो मास्टर के लिए जा रहे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे तभी आप पीआर के लिए एलिजिबल है। अगर आप पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप पीआर के लिए एलिजिबल नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर उसके बाद मास्टर में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे पीआर के लिए एलिजिबल हैं। तो पीजी डिप्लोमा में वही लोग ज़्यादा जाते हैं जिनके पास ना बैचलर में एडमिशन आ पाती, ना मास्टर में एडमिशन आ पाती, या फिर कोर्स मैच नहीं हो रहे हैं, जो बीए वाले हैं जिनके बैंड बहुत कम है या पीटी स्कोर बहुत कम है, वो लोग पीजी डिप्लोमा में जा सकते हैं, आराम से एडमिशन और वीज़ा आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि फिनलैंड जो अभी जो वीज़ा देने वाली है उसमें क्या स्टिकनेस आ सकती है, बिल्कुल उसमें स्टिकनेस आ सकती है। थोड़ी सख्ताई होने वाली है फिनलैंड में वीज़ा के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब फिनलैंड में कोई अप्लाई नहीं करता था,
इसका कारण यह है कि पहले लोग यूके बहुत जाते थे, यूके में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, तो यूके की गवर्नमेंट तो परेशान हो गई, इतने लोग आ गए हैं, हम उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये बात अब फिनलैंड को भी पता है कि अब सारे लोग फिनलैंड में ही आने वाले हैं, तो उन्होंने थोड़ी सख्ताई कर दी है, रूल में थोड़े चेंजेस लाने शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि आने वाले 2 दिन के अंदर भी ये रूल चेंज हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद वो रूल चेंज ना करें। तो रूल से कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने जाना है फिनलैंड वो जरूर जाएंगे, जिन्होंने नहीं जाना वो नहीं जा सकते हैं। तो बैकअप या दूसरी कंट्री भी देख सकते हैं, जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है और यूएस है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन में देखा जाए तो बहुत ईजी प्रोसेस, वहाँ पे देखा जाए तो रूल इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ सिंपल होता है, एडमिशन ले लो, वीज़ा ले लो, चले जाओ, कोई इंटरव्यू का झंझट नहीं, पुराने फंड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा। तो अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, फिनलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री है, क्योंकि फिनलैंड जाने का मेन कारण क्या होता है, इनकम। वहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा बहुत कमाए जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक इंग्लिश कंट्री है। 10% वहाँ पे उनकी फिनिश लैंग्वेज चलती है, 90% वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग बहुत जाते हैं, चाहे वर्क परमिट पे हो चाहे स्टडी बेस पे हो। हम ज़्यादातर स्टडी बेस पे ही हेल्प करते हैं लोगों की। अगर आपको स्टडी बेस में किसी प्रकार की हेल्प आ रही है फिनलैंड के स्टडी वीज़ा के बारे में, तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके हम इसे सहायता भी ले सकते हैं। अगर आप पीआर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, अभी मैं फ़ोन पे आपको सलाह तो नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अपडेट अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो कर लीजिएगा, और वेट कीजिएगा ऐसी बहुत सारी आने वाली वीडियो के बारे में। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।